तो आज है 12 दिसंबर 2025 और ठीक एक दशक के इंतजार के बाद कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 सिनेमा घरों में आ गई है। काफी लंबा इंतजार था। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे सिर्फ एक फिल्म रिव्यू नहीं है, ये तो एक पूरा एक्सरे है फिल्म के सामाजिक, आर्थिक, सिनेमाई हर पहलू का। तो आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। और मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि फिल्म अच्छी है या बुरी, बल्कि ये समझना है कि 2025 के भारत में ये फिल्म कॉमेडी के बारे में, दर्शकों की पसंद के बारे में और एक सुपरस्टार की सीमाओं के बारे में क्या कहती है। और ये शुरू से ही एक अजीब विरोधाभास है ना? मतलब एक तरफ तो इसमें धार्मिक सद्भाव का एक ऐसा संदेश है जो आज के माहौल में थोड़ा हैरान करता है, जिसे हम नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। जहां बात जेंडर की आती है तो ये फिल्म शायद 1995 में ही अटकी हुई है। तो चलिए इसी दिलचस्प विरोधाभास की परतें खोलते हैं। चलिए। तो सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल, हम्म ये फिल्म बनी ही क्यों? मतलब क्या जरूरत थी? और जवाब शायद बस एक ही नाम में है, कपिल शर्मा। बिल्कुल। और यहीं पर ना एक दो धारी तलवार वाली बात आ जाती है। उनकी जो ये लोकप्रियता है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छा, ताकत तो समझ में आती है। दर्शक उन्हें एक तरह से अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। सही कहा। वो हर हफ्ते उनके ड्राइंग रूम में आते हैं, उन्हें हंसाते हैं, तो दर्शक थिएटर में पहले से ही हंसने के मूड में आते हैं। एक तरह का लाफ्टर का लाइसेंस है उनके पास। हाँ, वो कमजोर कहानी को भी माफ कर देते हैं, लेकिन कमजोरी भी यहीं से शुरू होती है। दर्शक उन्हें टीवी होस्ट कपिल शर्मा के रूप में ही देखना चाहते हैं, अभिनेता कपिल शर्मा के रूप में नहीं। बिल्कुल नहीं। जब भी उन्होंने इस इमेज से बाहर निकलने की कोशिश की है, जैसे 2023 में ज़्विगाटो आई थी, एक काफी गंभीर फिल्म थी। हाँ, समीक्षकों ने तारीफ भी की, लेकिन बॉक्स ऑफिस ने उसे बुरी तरह खारिज कर दिया। फिल्म की ओपनिंग सिर्फ 43 लाख की थी। बाप रे। तो ये एक साफ संदेश था कि दर्शक उन्हें पर्दे पर रोते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए ये फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 उनके लिए एक, कह सकते हैं, रणनीतिक वापसी है। अपने कंफर्ट जोन में लौटना। बिल्कुल, अपने सुरक्षित किले में लौटना। स्रोतों में उनके एक्टिंग स्टाइल को भी एक बड़ा मजेदार नाम दिया गया है, डेडपैन रिएक्टिविटी। हाँ। मतलब वो खुद कुछ करके नहीं हंसाते, बल्कि अपने आसपास जो हंगामा मच रहा है उस पर बस रिएक्ट करके हंसाते हैं। और ये स्टाइल सीधे उनके टीवी शो से आता है। सही बात है। निर्देशक ने खुद माना है कि कई सीन सेट पर कपिल शर्मा के इम्प्रोवाइजेशन से बने हैं। अब ये टीवी के लिए तो ठीक है, जहां हर मिनट एक पंचलाइन चाहिए, लेकिन फिल्म में ये कहानी के फ्लो को तोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म नहीं, कई सारे स्केच जोड़ दिए गए हों। बिल्कुल। आलोचक इसे उनके टीवी काम की मसल मेमोरी कह रहे हैं। मसल मेमोरी। हाँ, मतलब वो सोचकर अभिनय नहीं कर रहे, बस वही कर रहे हैं जो सालों से करने की आदत है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास आता है। उनकी इमेज है एक क्लीन फैमिली एंटरटेनर की। हाँ। लेकिन फिल्म की पूरी कहानी बहुविवाह और धोखे पर आधारित है। और फिल्म इसे बहुत चालाकी से संभालती है। वो नायक को कभी भी एक धोखेबाज के रूप में नहीं दिखाते। उसे हमेशा परिस्थितियों का शिकार दिखाया जाता है। बिल्कुल। वो पत्नियां ढूंढता नहीं है, गलती से उससे शादियां हो जाती हैं, एक सिर पर चोट लगने से दूसरी किसी की जान बचाने के इनाम में, ताकि उसकी मासूमियत बनी रहे। हाँ, वो मासूमियत उनकी ब्रांड इमेज के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो विलेन लगता तो फैमिली ऑडियंस उनसे कट जाती। ठीक है, तो इस पूरी गड़बड़ी वाली कहानी की उलझन में उतरते हैं। पहले भाग में 3 पत्नियां थीं। इस बार मामला और भी पेचीदा है। बहुत ज्यादा। 4 महिलाएं और 3 अलग अलग धर्म। तो ये रायता फैलता कैसे है? कहानी भोपाल में सेट है। नायक है मोहन शर्मा। उसे अपनी प्रेमिका सानिया से शादी करनी है, लेकिन सानिया के घर वाले बहुत कट्टर मुस्लिम हैं। अच्छा। तो वो उनसे मिलने के लिए महबूब बन जाता है और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। एक गलतफहमी में उसकी शादी रूही नाम की एक और मुस्लिम लड़की से हो जाती है। तो अब उसके 2 रूप हैं, मोहन और महबूब, और 2 घर। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अरे बाप रे। इसके बाद एक एक्सीडेंट में उसके सिर पर चोट लगती है और वो अपनी महबूब वाली पहचान भूल जाता है। इसी बीच वो एक अमीर आदमी की जान बचाता है और इनाम में उसकी बेटी मीरा से शादी हो जाती है, जो हिंदू है। सही पकड़ा। और इस सब हंगामे से भागकर जब वो गोवा जाता है तो वहां माइकल बनके जेनी नाम की एक ईसाई लड़की से शादी करने पे मजबूर हो जाता है। यह कहने सुनते हुई सरदर्द हो रहा है। और यहीं पर समीक्षक जिसे इडियट प्लॉट कह रहे हैं वो बात आती है। मतलब कहानी सिर्फ इसलिए आगे बढ़ती है क्योंकि हर किरदार बेवकूफ़ी कर रहा है। जैसे सानिया, जो उसकी असली प्रेमिका है, वो कई दिनों तक गायब रहती है, लेकिन उसके माँ बाप उसे ढूंढने के बजाय महबूब की सेवा में लगे। हाँ,
लॉजिक तो है नहीं, क्योंकि फिल्म का मकसद एक तर्कसंगत कहानी सुनाना नहीं है। उसका मकसद सिर्फ एक के बाद एक मजेदार सिचुएशन बनाना है। बिल्कुल। लेकिन इन्हीं सिचुएशंस के बीच फिल्म कुछ बहुत ही दिलचस्प काम करती है। खासतौर पर एक सीन है ब्लड डोनेशन कैंप वाला। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, जहां उसे बार बार खून देना पड़ता है। ये सीन सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये फिल्म का मुख्य संदेश है, एक रूपक है। जब डॉक्टर कहता है, और ये तुम महबूब हो या मोहन, खून तो एक ही ग्रुप का है, तो फिल्म ये कह रही होती है कि धर्मों के नीचे इंसानियत का खून एक ही है। हाँ, और समीक्षकों ने इसकी तुलना सीधे 1994 की क्रांतिवीर से की है। नाना पाटेकर वाले सीन से, जहां वो कहते हैं ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। वो तो बहुत ही गंभीर और नाटकीय सीन था। और ये फिल्म उसी गंभीर विचार को लेती है और उसे पूरी तरह से कॉमेडी में बदल देती है। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। और फिल्म का क्लाइमैक्स भी इसी रास्ते पर चलता है, कोई भागदौड़ या मारधाड़ नहीं, बल्कि नायक अदालत में संविधान और इंसानियत पर भाषण देता है। इंसान हो या संविधान, जो सबको अपनाए वही महान। एक कॉमेडी को सामाजिक टिप्पणी बनाने की सीधी कोशिश। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो फिल्म का सबसे आश्चर्यजनक पहलू शायद यही है कि ये नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता का मजबूती से पक्ष लेती है। ये बहुत साहसिक है। 2025 के सिनेमा में जहां अक्सर धार्मिक पहचान को लेकर टकराव दिखाया जाता है, ये फिल्म खुलकर कहती है कि एक भारतीय एक ही समय में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई हो सकता है। और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। फिल्म धर्मों का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि उन्हें छिपाने की मजबूरी से हास्य पैदा करती है। जैसे असरानी का किरदार फादर एंथनी, जो सिंधी भी बोलता है, संस्कृत भी जानता है और बाइबल भी पढ़ता है, वो इसी सर्वधर्म संभाव की मिसाल है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये धार्मिक रूप से इतनी प्रगतिशील है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, फिल्म की लैंगिक राजनीति। और वो उतनी ही प्रतिगामी है, रिग्रेसिव। सारे स्रोत इस पर एक मत है। बिल्कुल, ये फिल्म का सबसे कमजोर और समस्याग्रस्त हिस्सा है। चारों महिला किरदारों का अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। उनकी पहचान सिर्फ उनके धार्मिक पहचान से है। मुस्लिम पत्नी, ईसाई पत्नी। उन्हें कहानी में कोई एजेंसी नहीं दी गई है, कोई फैसले लेने का अधिकार नहीं। उन्हें या तो तोहफे में दिया जाता है या उन पर थोप दिया जाता है। मतलब वे कहानी में सिर्फ वस्तु की तरह है। हाँ, एक इनाम की तरह। और कहानी का मूल मजाक यही है कि पुरुष बेचारा है और पीड़ित है। देखो बेचारा 4 पत्नियों के बीच कैसे फंस गया। और ये एक बहुत पुराना ट्रोप है ना? क्लासिक ट्रोप है कि पुरुषों को बहुविवाह की कल्पना का मजा भी लेने दो और साथ में उन्हें पीड़ित बताकर मासूम भी साबित कर दो। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी? और यहाँ कमरे में एक बहुत बड़ा हाथी है जिसका नाम है धुरंधर। ओहो, धुरंधर, जो 1 हफ्ते पहले रिलीज हुई और वो सिर्फ एक हिट नहीं, एक बॉक्स ऑफिस दैत्य साबित हुई है। आंकड़े क्या कहते हैं? पहले हफ्ते में ही 219 करोड़ रुपए, और अभी भी तूफान की तरह चल रही है। तो इसका सीधा असर किस किस को प्यार करूं 2 पर पड़ा होगा? बहुत बुरा असर पड़ा है। पहला तो स्क्रीन की कमी। धुरंधर ने ज्यादातर अच्छे स्क्रीन और शो टाइम ले लिए हैं। अच्छा। दूसरा, निर्माताओं का काउंटर प्रोग्रामिंग का दांव उल्टा पड़ गया। काउंटर प्रोग्रामिंग, इसका क्या मतलब है? मतलब उन्होंने सोचा होगा कि जो लोग धुरंधर जैसी भारी एक्शन फिल्म देख चुके हैं, वो कुछ हल्का फुल्का देखना चाहेंगे। कागज पर तो ये रणनीति अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन जमीन पर हुआ ये कि लोग धुरंधर को दोबारा देख रहे हैं। वो एक फिल्म नहीं, एक इवेंट बन गई है। तो शुरुआती आंकड़े क्या कहते हैं KKPK 2 के? अनुमान था कि फिल्म 1.5 करोड़ से 3.0 करोड़ की ओपनिंग करेगी। शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि ये 1.5 करोड़ के आसपास ही रहेगी। और पहली फिल्म ने 2015 में लगभग 10 करोड़ की ओपनिंग की थी। ओह, तो ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी और चिंताजनक गिरावट। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि किस किस को प्यार करूं 2 एक बहुत ही जटिल और विरोधाभासी पैकेज है। एक ऐसी फिल्म जो एक तरफ धार्मिक एकता का प्रगतिशील संदेश देती है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं को पुराने ढर्रे में ही देखती है। और ये 2025 के बॉलीवुड का एक सटीक उदाहरण भी है। एक ऐसा बॉलीवुड जो बड़े जोखिम लेने से डरता है, पुरानी सफलताओं को भुनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऐसी पीढ़ी से जूझ रहा है जिसकी कॉमेडी की समझ OTT ने पूरी तरह बदल दी है। और आलोचकों और आम दर्शकों की राय में जो जमीन आसमान का फर्क है, वो बताता है कि मास और क्लास का विभाजन अब और गहरा हो गया है। बिल्कुल। तो इस सब से हमारे श्रोताओं के लिए आखिरी विचार क्या निकलता है? स्रोत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कॉमेडी फिल्मों का जो रिव्यू प्रूफ होने का कवच था, कि खराब रिव्यू के बावजूद फिल्में स्टार के नाम पर चल जाती थीं,
वो कवच अब टूट रहा है। हाँ, वो टूट रहा है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब आज दर्शकों के फोन पर दुनिया भर की बेहतरीन कॉमेडी उपलब्ध है, तो क्या भविष्य के सिनेमा में टीवी की तरह बनाई गई एक टाइम पास फिल्म टिक पाएगी? या किस किस को प्यार करूं 2 एक ऐसे जॉनर की आखिरी सांसें हैं जो अब खत्म होने के कगार पर है?